आज हम लोग पुनः आ गए हैं केमिस्ट्री के अंदर अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यानी हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, और अभी हम लोगों का जो सीरीज़ है ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हैं लेकिन वो टर्मिनेट पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में बीच में आते हैं, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है कि टर्मिनेटिंग वाला कैसे करना है और बीच वाला कैसे करना है। अब ये दोनों समेटने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो फंक्शनल ग्रुप को लेके। ठीक है, तो इसीलिए हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अपनी ओर से एक क्लासिफिकेशन करेंगे। ये कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, बस और बस केवल और केवल इसलिए ये क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि हम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि कभी आपको लगेगा कि फंक्शनल ग्रुप में हमको इसको पहले नंबर देना है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जहाँ पे हमको पहला नंबर देना है, कुछ ऐसे होंगे जो बीच में होंगे, है ना, तो उनको पहला नंबर नहीं दे सकते। ठीक है ना, रैंडमली आप काम करोगे। और कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे जो एक्चुअल में कैसा काम करेंगे, एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, तो बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। इसीलिए हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले एक अपने मनगढ़ंत क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शनल ग्रुप देखा था वो कुछ ये था। फिर अगर हम फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। एक तो था टर्मिनेटिंग वाला फंक्शनल ग्रुप, यानी टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप Fg, और दूसरा वाला था जो कहाँ पे आ रहा था, यानी ऐसा था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बीच में आने वाला। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये दो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, और टर्मिनेटिंग वाले के अंदर हम लोगों ने टर्मिनेटिंग वाले के अंदर हम लोगों ने क्या देखे थे, तो चार ग्रुप देखे थे। सबसे पहला था हमारे पास एल्डिहाइड, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद फिर देखा था साइनाइड और एसिड हाइलाइड। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था किसके अंदर, टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो किसी हाइड्रोकार्बन चेन के या तो पहले में आएंगे या तो आखिरी में। ठीक, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की बात की थी, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम लोगों ने कई सारे फंक्शनल ग्रुप देखे थे, इसमें भी चार। पहला वाला क्या था, तो पहला वाला हमारे पास क्या था बताइए, कीटोन था। कीटोन के बाद क्या था, ईस्टर था। ईस्टर के बाद एमाइड था। एमाइड के बाद फिर हम लोगों ने देखा था एसिड एनहाइड्राइड, और यहीं पे बात कर ली थी, चूंकि एमाइड से मिलता हुआ था एमाइन, तो एमाइन की बात कर ली थी। बट एमाइन इज नॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सिंपल बात है कि इसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि एमाइड के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इन चारों की बात कर ली थी, उसके साथ साथ एमाइन को भी खत्म कर लिया था। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कैसे हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करेंगे जो पहले या आखिरी में हो, या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कहाँ पे हो, बीच में हो, और ये दोनों के क्या लेके आएंगे अपने साथ, कार्बन। इनके कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर गिने जाएंगे, इनके कार्बन फंक्शनल ग्रुप में भी गिने जाएंगे। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं गिने जाएंगे, यहाँ भी आएंगे फंक्शनल ग्रुप। मैं पेरेंट कार्बन चेन की बात कर रहा हूँ, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इनके भी गिने जाएंगे, लेकिन इनके आने से क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा पैदा। ठीक है ना, ये जब आएंगे तो अपने साथ किसको लेके आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक साइड वाला पोर्शन इनका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। यानी ये जहाँ पे आएंगे वहीं से चेन ब्रेक हो जाएगी, यानी ये चेन को ब्रेक करेंगे जबकि ये चेन को स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे। समझ में आई बात। तो आई होप ये दोनों का दोनों आप लोगों ने समझ लिया होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर। लेकिन ये तो हम लोगों ने जो किया है वो एक्चुअल में कैसा फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन है, जिसमें कार्बन वाले हैं। ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए उन फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन की भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
तो उस फंक्शनल ग्रुप की क्लासिफिकेशन की बात करो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप which has no carbon, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास क्या नहीं है, कार्बन नहीं है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात मैं करूंगा, ठीक है। अब इसको भी हम दो तरीके से काम में लेंगे, यानी दो तरीके से इसको भी क्लासिफाइड करेंगे। पहला तरीका ये होगा कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जो सच में क्या है, एज अ फंक्शनल ग्रुप ही है, यानी इनको फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी सफिक्स के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब नहीं समझे सर, भाई फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे ही आएगा, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं जो आप आगे देखोगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि वो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे ना काम करके सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे काम करते हैं, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे काम करते हैं, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो ये तो कहाँ पे होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप की जगह पर होंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी जहाँ पे होना चाहिए इनका जो स्थान है वहीं पे होते हैं ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पे आएंगे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे आएंगे। कहाँ पे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो ये बताता है कि ओपन है कि क्लोज, सेकेंड बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अब कौन से ऐसे हैं जो सच में जहां पे होने चाहिए वहीं पे होते हैं, तो सबसे पहला ही हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप के अंदर अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल हमारा क्या है, ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप है जो एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे, यानी इसका हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। जबकि इसी के जैसा अभी हमको आगे मिलेगा थायो अल्कोहल, ये भी क्या है भैया, ये भी आपका यही फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स के जगह पे ही आएगा। अच्छा, अल्कोहल के लिए क्या था कि भैया ये किसी भी कार्बन या किसी भी पैरेंट कार्बन चेन से क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, तो आप मान लीजिएगा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। बस आप क्या कर लीजिए, सिंपल ये कर लीजिएगा कि R ऐसे ही रहेगा, थायो अल्कोहल दे दिया तो SH कर देंगे, बस O के जगह पे क्या कर देना है, जहाँ थायो आया तो वहाँ पे आपको क्या यूज कर लेना है, O की जगह पे S। फिर तीसरे नंबर पे देखोगे तो हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड एक्चुअल में कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है। अगर देखोगे तो ये R की चेन से जुड़ा होता है, यहाँ से देखेंगे किसी पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O इसको देते हैं डबल बॉन्ड O इधर भी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH। आज हम इस परसेप्शन को भी समझेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना था ये, ठीक है ना, ये भी हम आज क्लैरिफाई करेंगे, बहुत ईजी भी है और ज़रूरी भी है। तो तीन यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए, कैसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो क्या होंगे, सच में फंक्शनल ग्रुप की जगह लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो झूठे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक्चुअल में वो कहाँ यूज किए जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग क्या मानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर रखते हैं, लेकिन ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और कौन आएगा, ईथर। कौन आएगा, ईथर। ईथर में भी ऐसा ही काम चलेगा, ठीक है ना, ईथर। इसके बाद फिर आप देख लोगे थायो ईथर। कौन सा, थायो ईथर। तो थायो का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे ईथर के लिए आप देखोगे ना तो ROR होता है, ठीक है। बस थायो लग गया तो जस्ट मैं बताया हूँ कि O की जगह पे क्या आ जाएगा, S, RSR हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RX, ठीक है। इनके सिंबल्स को बड़े जरूरी है याद रखिए, क्योंकि इससे पिछले वाले का सिंबल मैंने नहीं दिया था, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, इनको पढ़ाना इसलिए मैं इनके सिंबल्स को आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया। फिर एक और ग्रुप आता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, RNO2, RNO2 होता है, ठीक है। ये चार हो गए, यानी ये चार कैसे हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आएंगे जो क्या होंगे, एक्चुअल में एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो थोड़ी बहुत कटाक्ष वाली बातें हैं, क्योंकि इसमें ईथर को लोग एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बट ईथर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कराते हुए नजर आएंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये एज सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब इनका हमको क्या चाहिए, ये हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे नजर आएंगे, ठीक है।
ये हमेशा कहाँ नजर आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी पेरेंट कार्बन चेन के पहले इनके सिंबल्स को लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, और जब भी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये एक हो गया, फिर इसके पहले 2 पेयर बनाए थे हम लोगों ने, 4-4 का ग्रुप था, वहां पे भी वो भी कैसा हो गया हमारा, तो भी कैसा हो गया। ये तीनों के तीनों पेयर ऐसे हैं जिनका हमेशा हमको क्या यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, यानी हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के बाद इनके सिंबल को लिखेंगे। लेकिन ये कौन है, तो ये हमेशा कम नजर आएंगे आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स वाले हैं, यानी हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के पहले इनके नाम को हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। अब अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इसके प्रीवियस वाले क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने एमीन को ऐड किया था, जबकि एमीन क्या था, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, तो उसको कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स वाला है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला है, सीधा अर्थ है, कहाँ पे आता है वो, एमीन कहाँ आएगा, इसी के साथ आएगा ना। तो इसके अंदर चौथे नंबर पे आप किसको रख लीजिएगा, चौथे नंबर पे आप रख लीजिएगा एमाइन को, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये क्या होता है, RNS3, सॉरी NS2 होता है, यही होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप की जगह पे यूज किया जाएगा, सिंपल पेरेंट कार्बन चेन के बाद इनके सिंबल को यूज किया जाएगा, जबकि इनके सिंबल को पेरेंट कार्बन चेन के पहले। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज जो छूट रही है, जो अभी अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ये हम लोगों ने इसको किसी भी ग्रुप के अंदर अभी तक डाला नहीं है। अब अगर इसको किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं डाला है तो इसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि इसका चाल चलन ही कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर इसका आप देखेंगे सिंबल, तो इसका सिंबल होता है R से जुड़ा होता है N, और यहाँ पे लिखा होता है ट्रिपल बॉन्ड C। ये भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, वो भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक्चुअल में क्या होता है, तो साइनाइड का ही आइसोमर बोल सकते हैं, कि साइनाइड का ये आइसोमर होता है, ठीक है। यानी साइनाइड का आइसोमर हमारा क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। अब इसके अंदर देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है, कार्बन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है ना, यानी कार्बन कंटेनिंग वाला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, कि ये जो होता है, इसका जो सिंबल होता है हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के पहले आता है। यानी अगर हम कहीं भी किसी भी क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसका हम जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इसके सिंबल को कहाँ रखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन के पहले, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन चेन के पहले हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं, यानी इनका हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पहले। बाकी जितने भी 2 क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो कहाँ आ रहा था, पहले आ रहा था, उसका सिंबल हमेशा कहाँ यूज कर रहे थे हम लोग, बाद में। तो इसीलिए हम इसको अकेले एक ग्रुप में रखेंगे आइसोसाइनाइड को, और सबसे पहले इसको पढ़ के खत्म कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड को। आइसोसाइनाइड पढ़ने के बाद हम लोग इन सब को पढ़ लेंगे। इन सब में अल्कोहल आप पहले ही पढ़ चुके हो, एमाइन आप पढ़ ही चुके हो, बचता है थायो अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड, तो इसको पढ़ना है। फिर हैलोजन आप रेगुलर पढ़ते आए हो, तो हैलोजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी मैं समझा दूं कि इसमें भी देखो प्योर सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। यहाँ भी अगर निकालोगे तो यहाँ भी कुछ प्योर सब्स्टिट्यूएंट है। प्योर सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको मैं प्रायोरिटी लिखवाया होगा फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें आप ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर नंबर पे क्या आया था, 2 आया था, फिर 3 आया था। देखिएगा आप जब कहाँ से नीचे चले जाइए, आप चले जाइए, आपका ईथर वाला पोर्शन आता है, ईथर के बाद आपका चालू हुआ था ना पूरा का पूरा डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर क्या आया था हमारे पास, नाइट्रो आया था, फिर क्या था, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आया था, ठीक है ना। तो वो सब पोर्शन जो आप देख रहे हो, उस कंडीशन में जो हमारे सेकेंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नीचे पाए जाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, प्योर सब्स्टिट्यूएंट है। और उनके ऊपर जो पाया जा रहा है, भाई सेकेंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर सेकेंड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया तो उनसे ज़्यादा इज्जत हमको क्या देनी है, सॉरी इन लोगों से ज़्यादा इज्जत उनको देनी है, सेकेंड बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये प्योर सब्स्टिट्यूएंट, तो 100% ये कहाँ लगेंगे, पहले ही लगेंगे। पेरेंट कार्बन चेन के कहाँ लगेंगे, पहले ही लगेंगे, इसलिए प्योर सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ईथर भी हमारा वही होता है, थायो ईथर भी होता है। लेकिन ध्यान देंगे ईथर और थायो ईथर को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और नाइट्रो। तो नाइट्रो और हाइड्रोजन तो हमारे प्योर सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमेशा आपको कहाँ नजर आएंगे, पहले। क्लियर है।
अब अगर इतनी बात समझ में आ गई, जैसे ये अपने आप नहीं बनाए, ये ऑब्जर्वेशन पे बनाए हैं हम लोग कि आप बॉन्डिंग के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी को, किसके थ्रू? आइसोसाइनाइड के थ्रू। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप आइसोसाइनाइड और उस क्लासिफिकेशन को नोट करिए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन इन एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते। सबसे पहले हम समझते हैं आइसोसाइनाइड को। तो अगर आइसोसाइनाइड की बात करूं मैं, तो आइसोसाइनाइड मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारा साइनाइड वाला ग्रुप होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी का आइसोमर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड C और इधर स्ट्रक्चर। ठीक है ना? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दैट इज पॉसिबल कि ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम पकड़ें आइसोसाइनाइड का, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C आपको कई जगहों पे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इसको समझिए ये गलत है, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और अगर ये पॉसिबल है तो कई सारी चीज़ें और पॉसिबल होंगी। जैसे अगर नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 एक 4 बॉन्ड बना लिया, तो इधर कार्बन का 3 बना है, तो एक 4 100% इधर भी क्या आने वाला है, एक कार्बन की चैन आने वाली है और इधर भी कार्बन की चैन आने वाली है। और 100% अगर ऐसा पॉसिबल है तो इधर वाली फंक्शनल क्या बोलते हैं, पैरेंट कार्बन चैन बनने वाली है। ये सब पॉसिबिलिटीज आएंगी, लेकिन जो ही हम इसको पॉसिबल बनाएंगे, हमारे बहुत सारे एज्यूम्पशन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कि भाई नाइट्रोजन आज तक हमने जीवन में देखा है कि कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, यहाँ पे आप 4 बनवा रहे हो, ज़बरदस्ती हो रहा है। आई बस समझ में? तो इसको हम देखेंगे तो ये गलत है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि N यहाँ पे होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे C भी होता है, सब कुछ सही है। लेकिन याद रखो यार कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और करता क्या है ये नाइट्रोजन कि ये लोन पेयर इसको दे देता है। यानी इसका 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो क्या है, सॉरी 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यानी जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, वो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और इस साइड भी ये कार्बन से जुड़ जाता है। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से अगर इस बात को हम समझ लेंगे तब हमारा काम चलेगा। जैसे अब कार्बन की बात करूँ मैं, तो कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 4 थे इसके पास, 4 पहले से होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और 4 और 4 8 हो जाएंगे। नहीं सर, अभी 2 मिले होंगे यहाँ से, तो कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा, और 2 ये पूरा ले लिया, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया? भाई इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने आए हैं अभी तक, 8 होंगे कि नहीं होंगे? देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, इसने 2 तो इसके साथ बना लिए बॉन्डिंग, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक यहाँ पे नाइट्रोजन का देख लीजिए, यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे कितना हो गया इसके पास, यहाँ पे देखा जाए तो 2 यहाँ पे, 2 4 और 2 6। अभी भी इसको पूरा करने के लिए अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट रूल को फॉलो कराने के लिए 2 चाहिए। तो ये 2 कहाँ से मिलेगा, तो नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था, लोन पेयर इसने इसको दे दिया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब इसके क्या हो गए, 8। अब क्या ये किसी से बनाने जाएगा, क्या इधर कार्बन के इस ओर कहीं चैन बनेगी, नहीं बनेगी। तो एक्चुअल में आइसोसाइनाइड का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, इस साइड भले ही क्या जुड़ा हो, R जुड़ा हो, लेना देना नहीं है, यानी किसी पैरेंट कार्बन चेन से ये जुड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर में डिफाइन करना हो तो सबसे पहली बात हमेशा इसको एरो से डिफाइन करेंगे, बिकॉज एरो से हम क्या डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपसंयोजक बंध, शिव संयोजक बंध। वह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, आप इंग्लिश में याद रखिए ना हो तो। सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है कि भैया एक ऐसा बॉन्ड है जो लोन पेयर के डोनेशन से बनता है। यानी एक क्या बोलते हैं, एक एटम अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके क्या है वैलेंस शेल के अंदर ऐसे हैं जो क्या नहीं कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, तो वो जोड़े में अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उनको लोन पेयर बोलेंगे। और अगर लोन पेयर का डोनेशन कर रहा है या लोन पेयर को डोनेट कर रहा है एक एटम किसी दूसरे एटम को, तो एक्चुअल में वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी समझा था कि अगर मान लो कोई एटम है, अगर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो ले रहा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं अगर यहाँ से इस चीज़ को लिखूँ तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जो R है यहाँ पे N है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे N पे मैं प्लस चार्ज लिख सकता हूँ और C पे माइनस चार्ज लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्लस माइनस की भी कहानी आएगी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो तभी तो आयन के रूप में आता है एक एटम, हाँ या ना। बिल्कुल, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ये स्ट्रक्चर है। अब नामकरण कैसे करेंगे भैया, हमको भी गर्मी लग रही है, ध्यान देंगे। इसका भी नामकरण हम देखेंगे तो कैसे करेंगे। इसका नामकरण हम करने के लिए तरीका आप जमाते हैं जो, वो सबसे पहला तरीका जो था हमारे पास वो था आइसोसाइनो एल्केन। क्या मतलब है इसका, समझा रहा हूँ मैं। मतलब कोई पेरेंट कार्बन चेन होगी, उसके साथ क्या जुड़ा होगा, मेरा आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ा होगा। तो हम लोग सबसे पहले उसके क्या लिख देंगे, आइसोसाइनो, जिस नंबर पे जुड़ा है उसको लिख दीजिए और बाकी अपने पेरेंट कार्बन को लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो जैसे ये मेरी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। यहाँ पे भी ये मेरी पूरी की पूरी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। यहाँ पे भी ये मेरी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। और ये देखिए, ये है आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप, यहाँ भी आइसोसाइनाइड ग्रुप, यहाँ भी आइसोसाइनाइड ग्रुप, यहाँ भी आइसोसाइनाइड ग्रुप। हमें क्या करना है, हमें इसकी नंबरिंग को लिख देना है कि पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, लेकिन कहाँ रखना है, हमेशा एल्केन यानी पेरेंट कार्बन चेन के पहले। ठीक है, समझ में आया। अब पेरेंट कार्बन चेन के पहले का मतलब क्या, ऐसा मान लीजिए हमारे पास कैसा आ गया, अगर मेरे पास क्लोज आ गया कोई हाइड्रोकार्बन का जो चेन है या पेरेंट कार्बन चेन कैसा हो गया, क्लोज हो गया, तो इसका मतलब उसके पहले हम साइक्लो भी लगाएंगे तो उसके भी पहले आएगा। दैट मीन्स हमेशा ये कहाँ पे, किस प्लेस पे होगा, तो हमेशा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह पे पाया जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स पे नहीं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो आइसोसाइनो करेंगे, या इसी को बाद में थोड़ा सा और मॉडर्न बनाया गया। मॉडर्न मतलब इसका एक और नाम है कि आप आइसोसाइनो, चूंकि पुराना नाम था कि आप आइसोसाइनो के थ्रू यूज कर लीजिए, बाद में इसी को पलट के या चेंज करके ये बना दिया गया दूसरा नाम इसका, कार्बिल एमिनो एल्केन। ठीक है ना, कार्बिल एमिनो एल्केन। आई होप दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, भले ही नीचे है। तो कार्बिल एमिनो एल्केन, तो या तो आप आइसोसाइनो एल्केन लिखो या इसका मॉडर्न प्रीफिक्स लिखो क्या बोलते हैं, कार्बिल एमिनो एल्केन। ठीक है, अब अगर ये पता चल गया हमको कि इसका नाम क्या लिखना है, कैसे करना है, तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसमें पहली शर्त यही है कि ऐसा नहीं है कि टर्मिनेटिंग पे होगा, ऐसा नहीं है कि बीच में होगा, क्योंकि इसके कार्बन से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है ही नहीं। तो अगर नहीं जुड़ा है तो उसको हम कंटेंट भी नहीं करेंगे, किसके अंदर, पीसीसी में। और अगर हम पीसीसी में कंटेंट नहीं करेंगे तो 100% वो सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा, वही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके नामकरण को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे, इसमें कुछ भी समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ तो अब इसके हर टिप पे क्या प्रेजेंट करवा दीजिए, कार्बन। इस टिप पे ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो छोड़ देंगे, कर दिया। अब नंबरिंग करेंगे उधर से ही करेंगे जिधर से ये लोग मिल रहे हैं, यही तो करते हैं भाई, इतनी ही इज्जत हम दे सकते हैं। नंबरिंग में इनको आगे कर देंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4 हो गया। अब नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले पे ही हमको क्या लिखना होता है, आइसोसाइनो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, यानी पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है आइसोसाइनाइड ग्रुप, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनो, लिख दिया। अब उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट लिख दिया। सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए क्या यूज कर लूंगा, एन, तो हो गया आइसोसाइनो ब्यूटेन। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। अब आगे बढ़ूंगा, इसको देखूंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे हर टिप पे पहले कार्बन प्रेजेंट करवाइए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगी, क्योंकि कहीं भी हलचल है नहीं ना, कहीं मेरा जो चेन बना हुआ है कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, तो सिंपल एक ही सिंगल चेन है, तो अपना काम आराम से कर लेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये पहले आएगा तो इधर से पहले ये आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी दूसरे वाले कार्बन के साथ ये क्या है, मेरा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दूसरे नंबर पे है आइसोसाइनो बता दे रहा है कि आइसोसाइनाइड ग्रुप है। और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6, तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, तो आइसोसाइनो हेक्सेन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर को बना देते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक ऐसा है ग्रुप।
इसके भी हर टिप पे क्या प्रेजेंट करवा दीजिए, कार्बन। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी कर दीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो मेरा पेरेंट कार्बन चेन कौन बनेगा, सीधा वाला, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से इनको पहला नंबर मिल रहा है। नहीं सर, एक मिनट थोड़ी बात तो सुनिए, क्या सुने बताइए। सबसे पहली चीज़ आप ये सुनिए कि भाई ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में मैं सबसे पहले किस सब्स्टिट्यूएंट को लूँगा, इसको लूँगा कि इसको लूँगा, इसको पहले लेना है। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट मतलब इज्जत कम नहीं होनी चाहिए उसकी, याद रखेंगे, नंबरिंग हमेशा उसको पहले लेना है। अब इन्हें एक सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में मैंने ला दिया तो भाई फंक्शनल ग्रुप है, समझ आ रहा ना, तो इसको हमेशा इज्जत ज़्यादा देनी है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इस चीज़ को कन्फ्यूज़न के रूप में लेके जाऊँगा और इसको सॉल्व करूँगा, बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 तो हो गए अपने, क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हमको 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो मिल गया। अच्छा, फिर क्या मिल रहा है सर, 4 पे हमको एक और सब्स्टिट्यूएंट मिला, और 4 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला है तो मेथिल है, मेथिल हो गया, बिल्कुल। अब फिर क्या करूँगा मैं, पूरा पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखूंगा तो 6 है, तो 6 के लिए क्या यूज करूँगा, हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, खत्म, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नामकरण करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, आइसोसाइनो ग्रुप है। अब क्वेश्चन आता है फिर से किसको लूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात ऐसे चल रही है कि भाई भले ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसको यूज कहाँ कर रहे हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह पे ही आपका क्या आता है, ब्रोमीन भी आता है। अब भाई रख तो एक ही जगह पे रख रहे हो ना, चाहे ब्रोमीन को रखो चाहे इसको रखो, और जब एक जगह पे किसी चीज़ को रख रहे हो यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स पे ही सबको रखना चाह रहे हो, तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नंबरिंग करते वक्त हम भले ही इससे पहले आपको लग रहा था कि इज्जत इसको दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, तो हम लोग वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए नंबरिंग करेंगे। समझ में आई बात। यहाँ पे हम लोगों ने भले ही यहाँ पे जबरदस्ती बोल दिया कि नहीं हम 2 पे रखेंगे, लेकिन इसलिए हमारा क्या हो गया, सही भी होगा। इसका कारण ये भी था क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला ग्रुप था वो मेथिल था, और मेथिल एम से स्टार्ट होता था, जबकि ये वाला आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, समझ में आया। यहाँ पे हमारा ब्रोमीन पहले आ रहा है, ब्रोमीन पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इधर से ब्रोमीन पहले आ रहा है, क्योंकि लड़ाई किस पे चल रही है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट है तो प्योर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे ना भाई, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब नया नया पहले अमीर थे अब गरीब हो गए तो नहीं इनको ज़्यादा वरीयता देंगे, गरीब बन गए हैं तो फिर गरीबी रेखा के नीचे ही रहिए, है ना, गरीबों की तरह ही आपको खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी नए नए गरीब बने हैं तो आपको अमीरों की तरह वरीयता दी जाएगी कि नहीं ये गरीबों में अमीर है, ऐसा नहीं, गरीब है तो गरीब है, रूल इज रूल, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हर टिप पे क्या हम प्रेजेंट करवा देंगे, कार्बन प्रेजेंट करवा देंगे। अब क्या हो गया, ये 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अब सिंपल काम है, इसको कर देते हैं, कर दिया जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अब कर दिया, तो फिर क्या होगा, ध्यान देना है इसमें भी 1 2 3 4 5 में। अब ध्यान दीजिए, तो सिंपल काम कहाँ कहाँ छूट रहा है, 2 पे छूट रहा है और 3 पे। 2 पे क्या छूट रहा है, ब्रोमो, ठीक है। 3 पे क्या छूट रहा है, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। और फिर क्या है, 5 के 5 क्या है आपके, पेंट हैं, तो पेंट डाल दिया, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन डाल दिया। जो ही मैं डालूंगा, जो ही मैंने आंसर ये दिया जो ही मैंने आंसर दिया, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपके मन में ये चलेगा कि सर आइसो तो यूज कर लिया, आइसोसाइनो कार्बिल एमिनो नहीं यूज किया। तो जहाँ पे आइसोसाइनो है वहीं पे आप कार्बिल एमिनो यूज कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है, क्लियर है, हाँ या ना। अब मैं अभी पॉज करूँगा, स्क्रीन मिटाऊंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि इसमें मैंने मिस्टेक की है। कहाँ मिस्टेक की है वही देख के बताना है आपको। चलिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलूँगा, मैं आपको दे रहा हूँ मौका, ठीक है, और आपको भी दे रहा हूँ मौका। दोनों लोग ध्यान से देखिए, इसमें मिस्टेक बताइए हमको। अच्छा, यहाँ पे पेंटेन, अच्छा टी, ओ ये मिस्टेक तो थी, वेरी गुड, आंखें तेज हैं आपकी, वेरी गुड, यहाँ पे टी होगा। अब इसके अलावा भी कई मिस्टेक है। अब ABCD में मिस्टेक मत ढूंढिए आप, ठीक है ना। अब ABCD के लिए मिस्टेक को आप देखेंगे तो ऐसे मैंने बहुत जगह पे किया होगा। अच्छा, 4th वाले में, अच्छा पूरे में नहीं है, 4th वाले में आपको सस्पेंस नजर आ रहा है।
पूरे में देखना है आपको, ठीक है। पूरे में डिटरमाइन करके हमको बताइए। मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो देखिएगा, आपने बहुत सारी गलतियाँ ढूंढी होंगी और उन गलतियों में अगर आप लोगों ने पहला वीडियो जो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी पे मैंने बनाया था वहाँ पे अगर आप लोग गए होंगे तो आप सही मायने में मिस्टेक ढूंढ पाए होंगे। हम भले ही कह रहे हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह पे मैं ब्रोमीन को भी रख रहा हूँ और इसको भी रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज सच्चाई ये बता दूँ, और वो सच्चाई क्या है वो जान लीजिए कि आइसोसाइनाइड जो होता है वो एक्चुअल में, देखो ब्रोमीन क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और आइसोसाइनाइड साइनाइड के ऊपर साइनाइड के बाद आता है। यानी आप देखोगे तो ये लगभग कहाँ पाया जाता है, तो लगभग ईस्टर उस्टर के समथिंग अबाउट पाया जाता है वो, कौन, आइसोसाइनाइड। और हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, तो सेकेंड और ट्रिपल के नीचे पाया जाता है, यानी सबसे नीचे हाइड्रोजन होता है, सॉरी सबसे नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन, उससे ऊपर क्या पाया जा रहा है मेरा, आइसोसाइनाइड। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन और आइसोसाइनाइड में मैं किसको इज्जत दूंगा, आइसोसाइनाइड को। आई बात समझ में। तो इसी कारण ध्यान से समझो, इसी को मैं समझाना चाह रहा था कि यार फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्योंकि अब कहानी का जो रिदम है अब इसी पे सेट होने वाला है कि हम देखेंगे कि एक हाइड्रोकार्बन की चेन बनेगी, उसके अंदर कई सारे क्या आने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसमें हमको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलेगी, यानी प्रायोरिटी का बहुत बड़ा रोल हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आइसोसाइनाइड में कौन आगे आएगा, आइसोसाइनाइड। इसलिए हम नंबरिंग जो किए हैं वो क्या है तो सही, लेकिन हम लोगों ने बात जो बोला था वो गलत है कि भैया ब्रोमीन पहले आएगा, यानी ब्रोमीन को हम इज्जत देंगे एज कंपेयर टू आइसोसाइनाइड। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। बाकी तो सही है, चाहे आप इधर से गिनो 3 पे आएगा, इधर से भी गिनो 3 पे आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इधर से गिन लिया, क्या दिक्कत है, क्योंकि ब्रोमीन को 2 मिल जाएगा, इससे फ़ायदा ये रहेगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 आइसोसाइनो पेंटेन, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ये सब सही है, हाँ या ना। क्योंकि भाई लिखते वक्त तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखते वक्त तो हमेशा क्या किसका यूज करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, लेकिन नंबरिंग करते वक्त हम हमेशा इज्जत सबसे ज़्यादा किसको देंगे, आइसोसाइनो ग्रुप को। क्लियर है, आइसोसाइनाइड। अच्छा, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइसोसाइनाइड हो या आइसोनाइट्राइल हो, बात देखिए। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो आइसोसाइनो ग्रुप है ये तो अभी तक किस पे लगा हुआ था, ओपन वाले पे लगा हुआ था। अब अगर क्लोज पे मैं डाल दूँ इसको, तब यानी अभी किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोज के साथ। तो क्लोज के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ अलग बात हो जाएगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एकदम इजीली वे में कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए मेरे पास मान लेते हैं ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं मतलब कोई पैरेंट कार्बन चेन है, वो कैसी है, क्लोज है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है, यहाँ पे लगा है HNAC। और हमेशा ध्यान देंगे, अभी इसको ऊपर वाले में क्या रखना है, हमेशा एक एरो लगा के रखना है। एरो क्यों लगाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे N डबल बॉन्ड कोवैलेंट का होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। नंबरिंग करते वक्त इसको पहला नंबर दे देना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब मैं इसको क्या करूं, लिखूं नाम, तो बिल्कुल लिखा सकता है। कितने नंबर पे मिल रहा है मुझे, 1 नंबर पे क्या मिल रहा है, आइसोसाइनो। और ये जो मेरा पेरेंट कार्बन चेन है वो क्या है, क्लोज है, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, साइक्लो। तो साइक्लो हो गया। सब के अंदर कितने बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्स है, तो यानी 1 पे आइसोसाइनो साइक्लो हेक्स है, ठीक है। अब ऐसे ही हमको और भी दे दिए जाए तो हम कर लेंगे बिल्कुल। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे आएगी, आप देखोगे जब हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाएं जो कैसे हों, इनके अंदर जो आइसोसाइनो ग्रुप हो वो डबल हो, क्योंकि बाकी तो आप अब यहाँ पे क्लोरीन दे दे, इधर कोई और सब्स्टिट्यूएंट दे दे, मेथिल दे दे, थाइल दे दे, वो सब आप कर लोगे, इतना अगर समझ लिए तो। अब समझना क्या है कि अगर मान लीजिए एक के साथ कितने आ जा रहे हैं, 2 आ जा रहे हैं, क्या आ जा रहे हैं, 2 हमारे पास साइनो ग्रुप किसके अंदर जुड़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर, सर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, हाँ ठीक है भाई। हर टिप पे पहली बात तो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। हेप्ट है, यानी 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नाइट्रोजन,
C और यहाँ पे एरो, फिर ऐसे ही मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल वाला क्या है आपका, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो भाई किधर से भी नामकरण करो, ठीक है ना, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। किधर से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, किधर से भी करो। इसको 1 नंबर दोगे, दूसरे को 100% दूसरा ही देना पड़ेगा। इधर से करोगे तो 1 2 3 ही करोगे, है ना। तो यानी एक को 1 मिलेगा, दूसरे को 2 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 हो गया। हमेशा सबसे पहले किसको लिखते हैं, साइनाइड ग्रुप है तो इसको पहले लिखेंगे, सॉरी आइसोसाइनाइड ग्रुप को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया। एक कहाँ पे आया, 1 पे, एक 2 पे। 2 बार आया तो क्या लिखूंगा मैं, डाई आइसोसाइनो। फिर क्या हो गया, 7 कार्बन है, लेकिन क्लोज वाला है तो साइक्लो यूज करूंगा। फिर 7 कार्बन है तो हेप्ट यूज करूंगा, और हेप्ट के बाद क्या हो गया, हेप्टेन। सब सिंगल बॉन्डेड है तो हेप्टेन। क्लियर है, क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। तो अगर ये भी क्लियर है तो एक और ग्रुप मैं आपको दे रहा हूँ, जिस ग्रुप को आप इजीली करके दिखाइए हमको, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा के यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे यही ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर आप स्वयं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे N है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर ऐसे ही यहाँ पे है N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला एटम है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, खुद करके दिखाइए। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को कर दिया तो फिर आपका आइसोसाइनाइड के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए करके दिखाइए, मैं पॉज करता हूँ, आप खुद करिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, वेरी गुड। चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं और ये खत्म हो जाता है आपका आइसोसाइनो ग्रुप। उसके बाद रफ्तार में हम बाकी ग्रुप को खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन था, इसी के लिए हम लोगों ने इस पर समय ज़्यादा दिया। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आइसोसाइनो ग्रुप जहाँ जहाँ है, यानी आइसोसाइनाइड ग्रुप या आइसोनाइट्राइल ग्रुप जहाँ जहाँ है, पहले उसकी नंबरिंग करिए। अगर मैं इधर से करूँगा तो 1 2 3 पे मिलेगा, यानी 1 2 3 पे मुझे मिल जाएगा। यानी ये 2 नहीं है, ये 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 4। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 1 पे, एक तो 3 पे, और एक तो 4 पे आइसोसाइनो ग्रुप मिल रहा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तब, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो इसका मतलब मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा और 5 पे। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा मेरा सूटेबल होगा, सर पहला वाला, क्योंकि पहले वाले में हमारे आइसोसाइनाइड ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला तो ठीक है, दोनों ओर से बराबरी पे आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला कहाँ पे आ रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है, यानी इसको हम नहीं देंगे, इस वाले को हम नंबर नहीं देंगे, यानी ये अपना हम नंबरिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बाकी को अगर हम देखें तो इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्या है आपका एथिल है। एथिल मतलब 3 कार्बन छूटे हैं, नहीं 3 है ना, तो प्रोपिल है, सॉरी 3 कार्बन छूटे यानी क्या है, प्रोपिल है। तो इधर प्रोपिल छूटा हुआ है, इधर ब्रोमीन और इधर क्लोरीन। चलिए इसका तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ख्याल रखा, लेकिन इनको भी ख्याल में रखना जरूरी है ना। तो अगर हम इनको भी ख्याल में रखें तो किसको किसको हम ले सकते हैं, कौन सी नंबरिंग हम वैलिड मानेंगे, ऐसे ही या ऐसे ही। देखिए जरूरी नहीं कि मेरा ये तो 1 नंबर पे है, आएगा ही आएगा, वैसे भी चाहे ऐसे भी, चाहे आप इसको 1 नंबर दे दो तो भी यही नंबरिंग बनने वाली है। मतलब अगर इसको 1 नंबर देंगे तो 2 ये मिल ही जाएगा हमको, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे तब क्या बन जाएगा 2। तो एक बात बताओ, अगर ऐसे लूँ तब क्या होगा, यानी इसको 1 नंबर दे दो तो इसको 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तभी भी तो मेरा ईजी बन जा रहा है। तो अभी मेरा अगर नंबरिंग देखा जाए तो 1 2 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब देखा जाए तो 1 2 और क्या हो गया 5। अब इन तीनों में से कौन सा सही है, ये सही है, है वैसे नहीं? अच्छा ऐसे, ठीक, चलिए ऐसे देख लेते हैं। देखिए जितने भी ऑप्शन है उस सब ऑप्शन आप यूज कर डालिए, तभी आपको फील होगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ से इसको 1 नंबर देते थे तो इधर 1 2 3 4 5 और 6, तो अभी कैसे चलेंगे, तो इधर भी मुझे मिल रहा है 1 2 और यहाँ पे 4, है कि नहीं है। आइसोसाइनो ग्रुप को इधर से मिल जा रहा है, और भी फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है कि इधर से जब जाओगे तो 5 पे आपको क्या मिल जा रहा है, ब्रोमीन, और 6 पे क्या मिल जा रहा है, क्रोमीन, 3 पे क्लोरीन, और क्या बोलते हैं 3 पे एथिल प्रोपिल। इनसे कोई खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा यहाँ से हमारे नंबरिंग को आइसोसाइनो ग्रुप को है। तो इन 1 2 3 4 ग्रुप में से ये सबसे बेटर है, तो यानी मेरी नंबरिंग में यही आएगा। क्लियर है, हम इसको लेके चलेंगे 1 2 4 वाला। तो यहाँ पे जो किया गया इसी को हम लोग लेके चलते हैं, तो हमको मिल रहा है 3 पे, मतलब 1 2
4 पे, और 3 बार मिला इसलिए क्या यूज करूँगा, ट्राई आइसोसाइनो। हो गया आइसोसाइनो। सब बंद है नहीं सर, अभी तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ यहाँ यहाँ। इनमें देखो कौन सा पहले लिखा जाएगा, तो इनमें सर ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा, यानी क्या कितना है, 5 पे क्या है, ब्रोमो हो गया। फिर 6 पे क्या हो गया हमारा, 6 पे हमारा क्लोरो हो गया, क्लोरो। और फिर 3 पे क्या हो गया हमारा, प्रोपिल। और फिर क्या है, बंद है, तो इसलिए क्या साइक्लो यूज करूंगा, 6 कार्बन वाला है, हेक्स यूज कर लूंगा, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन यूज कर लूंगा। तो ये इसका क्या हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, कई लोगों ने ये बोला कि नहीं यहाँ पे आप ट्राई आइसोसाइनो नहीं लिख सकते, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आप इसको ना लिख के आप इसको पहले लिख लीजिए। ब्रोमीन पहले आएगा, फिर क्लोरीन, फिर इसको लिखेगा, फिर इसको लिखिएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, आप यहाँ से तो समझ रहे हो, बस मुझे ये बताना था कि आपको करना क्या नंबरिंग में, ठीक है। तो ये फील आ गया कि आखिर आइसोसाइनो को हमेशा क्या देना है, पहला नंबर देना है। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, आपने आइसोसाइनाइड खत्म कर लिया, अब चलते हैं हम लोग ऐसे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो हमारे एक्चुअल में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे, वो एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप में यानी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज आएंगे, यानी पेरेंट कार्बन चेन के बाद नजर आएंगे। तो चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सा था, एल्कोहल था, थायो एल्कोहल था, सल्फोनिक एसिड था और एमाइन था। एमाइन उसी में आता है, बिल्कुल।